दिल्ली में जब इंडिया ब्लॉक की चौथी बैठक हुई थी, तब बड़े जोर शोर से इस बात को कहा गया कि इस गठबंधन में 28 दल हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हरा दिया जाएगा। लेकिन जनवरी पार होते होते इस गठबंधन से दलों से बाहर निकलना भी शुरू हो गया। ममता बनर्जी ने बंगाल से इसकी शुरुआत की है और इसके ठीक बगल वाले राज्य यानी बिहार में भी हालात कुछ ऐसे ही दिख रहे हैं। नीतीश कुमार कल से ही इशारों में अपनी बात समझा रहे हैं। कल उन्होंने अपने खास मंत्री विजय चौधरी के साथ राज्यपाल से मुलाकात की थी। यह मुलाकात 40 मिनट तक चली और बिना मीडिया से बात किए ही नीतीश कुमार वहां से निकल गए। और शाम होते होते जैसे ही कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान हुआ, फौरन प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद भी उन्होंने कर दिया। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के ऐलान पर हर वो राजनीतिक दल खुशी जाहिर कर रहा है जो पिछड़ों की राजनीति करता है, लेकिन नीतीश कुमार यहां थोड़े अलग हैं। अधिकतर पार्टियों ने इसे बीजेपी की राजनीति से जोड़ा, पिछड़ों के आगे मोदी सरकार को झुका हुआ बताया, लेकिन सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार ने ऐसा कुछ नहीं लिखा। यहां भी उन्होंने एक बड़ा इशारा किया। यह बड़ा इशारा क्या था? दरअसल कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न के फैसले पर नीतीश कुमार ने मंगलवार की रात करीब 9:15 बजे जो पहला सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, उसमें केंद्र सरकार का धन्यवाद किया था। लेकिन इसके 1.5 घंटे बाद रात 10:50 पर उन्होंने अपना वो पोस्ट एडिट किया और आखिरी लाइन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम जोड़ा। अब सवाल यह उठ रहा है कि जब केंद्र सरकार का धन्यवाद कर दिया था तो बाद में पीएम मोदी का नाम जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? पीएम मोदी को थैंक यू बोलकर नीतीश कुमार क्या संकेत देना चाहते हैं, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। देखिए, इस सर्द मौसम में बिहार की अधिकतर लोग 10 बजे तक रात में सो जाते हैं, लेकिन उसी राज्य के मुख्यमंत्री जो बीजेपी को हराने की बात कहते रहते थे, वो रात करीब 11 बजे सोशल मीडिया में पोस्ट करते हैं। पीएम मोदी का नाम जोड़ने में व्यस्त थे। अगर रात करीब 11 बजे उन्हें कर्पूरी ठाकुर के लिए दिखाए गए पीएम मोदी के स्नेह की याद आ रही है तो यह बात साधारण बिल्कुल भी नहीं है। आज पटना के वेटनरी कॉलेज मैदान में जेडीयू की तरफ से कर्पूरी ठाकुर की जन्म शताब्दी पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। हर किसी को इंतजार था कि नीतीश कुमार यहां क्या बोलते हैं, और जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, शुरुआत में ही कांग्रेस को निशाने पर ले लिया। सुनिए, और यहां से भी बड़ी सारी तस्वीर आपको साफ होगी नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है। 2007 से लेकर के आई 2023 तक हर साल, पहले कांग्रेस की सरकार या और की सरकार, बाद में अभी जो सरकार है, इन सब लोगों को हम अनुरोध करते रहे, लिखते रहे कि भाई जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का भारत रत्न प्रदान किया जाए। अभी लोग नहीं करते थे, लेकिन कल कर दिया है तो मुझे खुशी है। रामनाथ ठाकुर जी को भी फोन कर दिए प्रधानमंत्री जी, हमको तो फोन नहीं किए हैं, लेकिन सब प्रेस के माध्यम से हम भी उनको बधाई दे देते हैं कि इतने दिनों से हम लोग मांग कर रहे थे। आप ये सब चीज मत कहिएगा कि हम लोगों की मांग थी, आप खुद कहिएगा कि वही कर दिए हैं, लेकिन तब भी आपको हम बधाई देते हैं। देखिए, नीतीश कुमार की बात सुनकर लगता है कि वो पीएम मोदी के फोन का इंतजार कर रहे थे, अपने दिल की बात सीधे उनके कानों तक पहुंचाना चाहते थे और खुले मंच से फोन ना आने की बात भी शायद इसी वजह से की, ताकि आने वाले दिनों में दिल्ली से उन्हें कोई फोन आ जाए। आज नीतीश कुमार इशारों में बहुत कुछ कह रहे थे। कर्पूरी ठाकुर के सिद्धांतों की बात की, परिवारवाद को लेकर कुछ पार्टियों पर हमला भी बोला। इसे भी सुनिए। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अपने किसी परिवार को कुछ करते थे। आजकल लोग परिवार का लोग कितना करते रहता है, नेता बनता है। जब वो चले गए तो हम ही लोग रामनाथ ठाकुर जी को आगे बढ़ाए, यहाँ पर मंत्री रहे, सब कुछ रहे, तो हम लोग तो करते हैं, लेकिन आजकल तो बहुत लोग अपने परिवार को बढ़ाते रहता है। लेकिन आप समझ लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। और एक ही बात जान लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है। देखिए, परिवारवाद की लाइन लेकर बीजेपी
पॉलिटिक्स करती है, कांग्रेस और आरजेडी जैसी पार्टियों को परिवारवाद पर ही घेरती है। यह बात नीतीश कुमार भी अच्छे से जानते हैं। फिर भी उन्होंने कर्पूरी ठाकुर के सहारे ऐसी बात कही। अब कई लोग ये बात कह रहे हैं कि नीतीश कुमार धीरे धीरे बीजेपी की लाइन पर आ रहे हैं। आज उन्होंने इस कार्यक्रम में पत्रकारों के लिए भी एक संदेश दिया और यह भी इशारा कर दिया कि आने वाले दिनों में वो हर चीज करने को तैयार हैं जो बिहार के हित में हो। कृपा करके आज जो भी बात जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में जो बात हुई है उसी को छापिएगा, यही हम आपसे आग्रह करेंगे। तो आप तो मेरे बारे में कुछ न कुछ पूछते रहते हैं, तो इसीलिए अभी छोड़ दीजिए। हम खाली काम कर रहे हैं और काम करते रहेंगे, यही हम आप सबसे आग्रह करेंगे। और राज्य के हित में काम करते हैं और राज्य के हित के लिए जो भी करना होता है करते हैं और जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे। और इस वक्त मेरे साथ पटना से मेरे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश कुमार जुड़े हुए हैं, जो लंबे अरसे से बिहार की राजनीति पर नजर रख रहे हैं, बड़े करीब से देख रहे हैं। प्रकाश जी, क्या कहना है आज नीतीश कुमार का भाषण? और इस भाषण में कई संकेत वो दे गए, बिहार की भलाई के लिए काम करेंगे, परिवारवाद का जिक्र किया। तो इन संदेशों को अगर डिकोड किया जाए, किस तरह से देखा जाए? देखिए रोहित, जादुई चिराग आपने सुना होगा और चिराग को घिसने के बाद उससे जिन्न निकलता है और ये जो जिन्न है ये वही अति पिछड़ी जातियां हैं। 1995 में लालू यादव ने कहा था कि बैलेट बॉक्स से जिन्न निकलेगा, क्योंकि ये अति पिछड़ी जातियां जो होती हैं, जिसे पचपनिया कहा जाता है, ये साइलेंट वोटर होते हैं और इस पर पकड़ नीतीश कुमार की है और उसी पर बीजेपी भी है। तो इस पूरे जो आज का भाषण है उसको डिकोड करेंगे तो एक बात साफ है कि जो अपने अभी उनके साथ में है वो निशाने पर नीतीश कुमार के, और दूसरे से वो डिमांड कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, बात पहुंचा रहे हैं उन तक कि आपने एक मांग तो मेरी पूरी कर ली, डिमांड जननायक को आपने भारत रत्न दे दिया, लेकिन बाकी मांगे जैसे विशेष राज्य का दर्जा हो, पैकेज हो, वो जो मांगे हैं अगर वो आप पूरी कर देंगे तो और अच्छा होगा। तो एक तरह से एक हाथ से लो और एक हाथ से दो, इस पर बात पहुंच चुकी है। क्या शर्तें हैं, क्या अंदर खाने में बात चल रही है, ये धीरे धीरे बातें सामने आएंगी, पर यह स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस पार्टी निशाने पर है। इंडिया गठबंधन का एक बार भी जिक्र नहीं किया उन्होंने, ना ही चुनाव के बारे में उन्होंने इस पूरे भाषण में कहीं जिक्र किया कि क्या होने वाला है और क्या करना है। जो आखिरी बात है रोहित, वो बहुत महत्वपूर्ण है, राज्य के हित में फैसला। तो राज्य के हित में फैसला नीतीश कुमार क्या करेंगे यह थोड़ी देर में ही जग जाहिर हो जाएगा। बिल्कुल प्रकाश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा जिस तरह से प्रकाश जी भी बता रहे हैं कि राज्य हित में फैसला, अब वो फैसला क्या होगा, क्योंकि एक फैसला तो ले चुके हैं, अभी सरकार चला रहे हैं, अब अगला फैसला क्या होगा नीतीश का, इसके थोड़ा सा इंतजार जरूर करना होगा। लेकिन वादा है आपको, वो फैसले की खबर भी सबसे पहले एबीपी न्यूज आप तक पहुंचाएगा। बिहार में अभी बहुत से पेच हैं जो अगर नहीं सुलझे तो वहां की राजनीति 360 डिग्री बदल सकती है। उधर पंजाब में भी इंडिया गठबंधन का हाल कुछ ऐसा ही है। आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधे सीधे शब्दों में कह दिया कि उनके राज्य में कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। आम आदमी पार्टी सभी 13 सीटों पर लड़ेगी और जीतेगी। कुछ इसी तरह के दावे कांग्रेस के भी हैं, जरा सुनिए। देश में पंजाब बनेगा हीरो। 2024 में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13-0। हमारी जो सोच है लीडरशिप की और लोगों का नजरिया है उसके हिसाब से ये गठबंधन नहीं होना चाहिए। देखो, जो वर्कर की भावनाओं को देखते हुए आम आदमी पार्टी से बिल्कुल भी गठबंधन नहीं होना चाहिए। तो दोनों बयान भी आपने सुने। देखिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच पंजाब में भले ही गठबंधन ना हो, लेकिन दिल्ली में दोनों दल मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि दोनों ही राज्यों के सियासी हालात अलग अलग हैं। पंजाब को वो राज्य है जहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच ही है लड़ाई। दूसरी तरफ दिल्ली है जहां आम आदमी पार्टी का सीधा मुकाबला बीजेपी से है। पंजाब में कांग्रेस को ही हराकर आम आदमी पार्टी ने यहां सरकार बनाई है, जहां बीजेपी काफी कमजोर है, जबकि दिल्ली में
बीजेपी काफी मजबूत है। पंजाब में दोनों पार्टियों की कोशिश यही है कि इस राज्य से ज्यादा सीट जीती जाए, जबकि दिल्ली में दोनों पार्टियां मिलकर बीजेपी से मुकाबला करना चाहती हैं। तो गठबंधन का यह स्वरूप है। जिस दिन यह गठबंधन तैयार हुआ था, उसके कुछ ही दिन बाद से जगह जगह दरार नजर आने लगी थी और अब वो दरार इस गठबंधन को धराशायी करने लगी है। आपको भारत के नक्शे पर ले चलता हूं और बताता हूं कि इंडिया गठबंधन कहां से शुरू हुआ था और अब कहां पर पहुंच गया है। देखिए, 10 राज्यों के लिए इंडिया गठबंधन की नींव रखी गई थी, जहां की 308 सीटों पर मिलकर लड़ने का ऐलान हुआ था, लेकिन पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने अब अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है। यानी बंगाल में टकराव के बाद यह गठबंधन 266 सीटों तक पहुंच गया। इसके बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी ने 13 सीट पर अकेले लड़ाई की बात कही है। ऐसे में गठबंधन की स्थिति 253 सीट पर आ जाती है। बिहार के हालात अभी मैंने आपको समझाए। अगर नीतीश कुमार का मन बदला तो 40 सीटों पर इंडिया गठबंधन अलग थलग पड़ जाएगा और लड़ाई 213 सीटों तक सिमट जाएगी। इसके अलावा अगर उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की बात नहीं बनी तो 80 सीटों पर बिखराव होगा और गठबंधन 133 सीट तक जाएगा। इसी तरह महाराष्ट्र के 48 सीटों पर विवाद चल रहा है। अगर यहां भी खींचतान बढ़ी तो इंडिया गठबंधन सिमटकर 85 सीटों पर आ जाएगा। यानी गठबंधन सिर्फ 85 सीटों पर ही चुनाव लड़ पाएगा। अगर ये स्थितियां परिस्थितियां बनती है, यह आंकड़ा दिखाने का मकसद ये था। देखिए, यानी जो गठबंधन 308 सीटों का लक्ष्य लेकर चला था, वो 85 सीटों पर सिमट सकता है। ये 85 सीटें किन किन राज्यों की है वो भी मैं आपको बता देता हूं। केरल की 20 सीटों पर लेफ्ट और कांग्रेस का तालमेल फिलहाल ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। दिल्ली की 7 सीटों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का साथ आना मजबूरी है। झारखंड में जेएमएम के साथ कांग्रेस का पहले से गठबंधन है। ऐसे में यहां की 14 सीटों पर दिक्कत नहीं आएगी। तमिलनाडु की 39 सीट पर एमके स्टालिन के साथ कांग्रेस लगातार संपर्क में है, यहां ज्यादा दिक्कत दिखाई नहीं दे रही। और जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी है। तो यह स्थिति बन रही है। देखिए, दोस्ती सिर्फ कागजों पर नहीं बनती है, इसके लिए नियत साफ रखनी पड़ती है, एक दूसरे के लिए त्याग करना पड़ता है। पिछले दिनों जयराम रमेश ने कहा था कि सीट शेयरिंग के मामले में कांग्रेस मुंह बंद रखेगी और मन खुला रखेगी, लेकिन अब कांग्रेस इस लाइन से हट गई है। इसी का नतीजा है कि गठबंधन के सहयोगी दल एक एक कर अपने पुराने रास्ते पर लौटने लगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।